हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में हम पास्ट ईयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कुछ और क्वेश्चंस। बट शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोट आपके लिए, डोंट विश इट इजियर, विश यू वर बेटर। बिल्कुल सही बात। आप कभी ये मत सोचो कि काश वो सिचुएशन ईजी होती, आसान होती। आप ये सोचो कि काश आप बेहतर होते, काश आप उससे ज़्यादा स्ट्रांग होते और उस सिचुएशन को प्रोपेल करके आगे की ओर बढ़ जाते। वेल, अगर आपके सामने कोई टफ क्वेश्चन आता है तो कभी आप मत सोचो कि क्वेश्चन इजी होना चाहिए था। ये भी तो सोचो, काश आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होते, काश आपके अंदर ज़्यादा ब्रेन होता, काश आपने पहले से पढ़ाई की होती। तो समझ गए, सिचुएशन को आप इजी या टफ में कैटेगराइज मत करो, बल्कि खुद को स्ट्रांग और बेटर बनाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। यहाँ बोला हुआ है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम फॉर्म अ डोबर्नियर ट्रेड, यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम डोबर्नियर ट्रेड के मेंबर है। एक ट्रेड फॉर्म करते हैं ये तीनों एलिमेंट। उनके जो एटॉमिक मास है, यानी कि लिथियम का मास जो है वो 7 है और पोटेशियम का जो मास है वो गिवन है आपके पास 39, राइट। अब आपको प्रिडिक्ट करना है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, यानी कि लिथियम और पोटेशियम के बेसिस पे आप सोडियम का मास कैसे प्रिडिक्ट करोगे। तो आओ सबसे पहले डोबर्नियर का ट्रेड देख ले। ये हमारे सामने है डोबर्नियर का ट्रेड, ठीक है। और इस ट्रेड के अंदर अगर आप नोट करो तो इस कैटेगरी के अंदर आपको मिलेगा लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि वहाँ पे आपके पास लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास गिवन था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू प्रिडिक्ट द मास ऑफ सोडियम विच विल इवेंचुअली कम्स आउट टू बी 23। बट हुआ कैसे ये? तो हमें पता है कि डोबर्नियर ने ये कहा था कि जो एटॉमिक मास होता है सेंट्रल एलिमेंट का, यानी कि बीच वाले एलिमेंट का, वो मीन एटॉमिक मास होता है पहले और आखिरी एलिमेंट के। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट लिथियम का मास आप देखोगे तो आपको मिलेगा 7, ऑलमोस्ट 7, और पोटेशियम की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 39। अब आप इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो ताकि आप मीन निकाल पाओ। तो आप इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो और आप यहाँ पे मास किसका निकाल पाओगे? सोडियम का निकाल पाओगे। तो ऐड करने पे आएगा 46 डिवाइडेड बाई 2, कट के आएगा ये 23। तो आंसर है यहाँ पे सोडियम के केस में 23, राइट। आप यहाँ पे टैली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोला हुआ है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये भी डोबर्नियर के ट्रेड्स में एक कैटेगरी फॉर्म करते हैं, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं ये। अच्छा, आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो एटॉमिक मास है क्लोरीन और आयोडीन का वो दिया हुआ है 35.5 और 126.9 रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्लोरीन का 35.5, आयोडीन का 126.9। तो आपको प्रिडिक्ट करना है ब्रोमीन का एटॉमिक मास। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। एक बार फिर समझ लेते हैं। अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो इसका एटॉमिक मास इसके, यानी क्लोरीन और आयोडीन के मीन एटॉमिक मास के इक्वल होगा। अब मीन कैसे निकालेंगे? इनको और इनको आप ऐड करो, 2 से डिवाइड करो और आपके पास आंसर ये निकल के आएगा। तो आइए इसको समझ ले एक बार। यहाँ पे आपने वही ऐड किया क्लोरीन और आयोडीन के मासेस को और मीन निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया, तो जो आंसर निकल के आया दैट कम्स आउट टू बी 81.2। एक बार टैली कर ले। ये देखो, ये ऑलमोस्ट जो होता है आपके पास वो सिमिलर ही होता है। अगर आप 79.9 को देखोगे तो लगभग वो 81 के आसपास जो है वो आप अप्रॉक्स कह सकते हो। यस, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे बोला हुआ है कि व्हाई वाज द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू ट्रेड्स नॉट फाउंड सुटेबल। जो डोबर्नियर ने ट्रेड वाला तरीका इस्तेमाल किया ना, उसको आप सुटेबल तरीका क्यों नहीं कहते हैं? क्यों हम ये कहते हैं कि वो एक परफेक्ट तरीका नहीं है? तो इसका आंसर ये है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल द एलिमेंट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम कुड नॉट क्लासिफाइड इनटू ट्रेड्स। अब जरूरी तो नहीं है कि जितने भी एलिमेंट उस समय डिस्कवर हो गए वो सभी उस ट्रेड में फिट बैठ जाए। क्या खास बात थी ट्रेड की? 2 खास बात थी। नंबर 1, वो ये कहना चाहते थे कि वहाँ पे आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे सबको अरेंज करोगे, और साथ में एक ग्रुप के अंदर, वन सिंगल ग्रुप में केवल और केवल कितने एलिमेंट्स आएंगे? 3 एलिमेंट्स आएंगे, और जो भी वो 3 एलिमेंट होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करेगी एक दूसरे के साथ। यानी कि अगर आप यहाँ पे डोबर्नियर के ट्रेड्स को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो तो आपको यहाँ पे समझ आएगा, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ग्रुप में अलाइन हैं। अब आप इन ग्रुप की खास बात बताओ। सबसे पहली बात, ये सारे के सारे मेटल है,
केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी, और सभी का एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। बट जस्ट इमेजिन, क्या ये संभव है उस टाइम में जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे सभी के एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए, साथ में बीच वाले का मीन एटॉमिक मास जो है वो पहले और दूसरे के इक्वल आए, और वो सब एक जैसे केमिकल प्रॉपर्टी को पोज करें? जरूरी तो नहीं है कि ऐसा हो जाए। तो ये जो है ये एक डिमेरिट निकल के आया ट्रेड्स के बेसिस पे अरेंजमेंट का, और यही कारण है कि हमने इसको आगे अरेंज नहीं किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला हुआ है कि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है, वो आप समझाओ, यानी कि किस बेसिस पे मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाया। राइट टू अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और जो भी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बन के सामने आया उसकी दो क्या खास बात थी। तो चलिए अब इसका आंसर डिस्कस करते हैं। देखो, जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था, अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे तो यहां पे लिखा गया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि जो भी एलिमेंट है उनकी अगर प्रॉपर्टीज मेंडलीव को डिसाइड करना था तो उन्होंने एटॉमिक मास को कंसीडर किया। ठीक है, उनका कहना था कि हम अपने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज करेंगे, और पीरियोडिक फंक्शन से यहां पे मतलब ये होता है कि भाई आपका टेबल किस फंक्शनैलिटी पे बेस्ड है, कैसे काम कर रहा है, काम करने को फंक्शन कहते हैं। तो भैया उनका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज हुआ था, तो वही उनका पीरियोडिक फंक्शन था। अब सवाल ये है कि भाई ऐसे कौन से अचीवमेंट मेंडलीव ने हासिल किया अपना पीरियोडिक टेबल बना के। तो ये जरा इस बात को समझे, अगर मैं आपको दिखाऊं मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल तो कुछ ऐसा दिखता है हमारे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, प्यारा सा। अच्छा, इनके पीरियोडिक टेबल में काफ़ी सारी खास बातें थी। अगर मैं आपको डीप में लेके चलूँ तो इन्होंने बहुत सारे स्पेसेस छोड़े थे जो एलिमेंट उस टाइम तक अनडिस्कवर्ड थे। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट के केमिकल बिहेवियर को अच्छे से एनालाइज कर लिया था, जो कि न्यूलैंड और डोबरनियर नहीं कर पाए थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी इनके पीरियोडिक टेबल की कि इन्होंने करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास जो है वो बहुत सारे एलिमेंट का बताया। राइट, ओके, तो आइए एक एक करके अचीवमेंट को यहां पे स्टडी करते हैं। देखो, सबसे पहला जो है इट कुड क्लासिफाई ऑल एलिमेंट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। सबसे बड़ी बात तो यही निकल के आती है कि उन्होंने जितने एलिमेंट अपने जमाने में डिस्कवर हो गए थे, यानी कि उनके जमाने में डिस्कवर हो गए थे, उन्होंने सभी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लासिफाई कर दिया। ऐसा न्यूलैंड और डोबरनियर नहीं कर पाए थे। जितने एलिमेंट डिस्कवर थे वो एलिमेंट भी वो अरेंज नहीं करा पाए थे। दूसरी अचीवमेंट इनकी निकल के आती है सामने कि इट हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। इनके पीरियोडिक टेबल की मदद से नए एलिमेंट डिस्कवर होने आसान हो गए थे। यानी कि अगर कोई एलिमेंट मान लो कि मैच करता है किसी दूसरे ग्रुप से, ठीक है, और उस ग्रुप में फिलहाल वो एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, लेकिन उस ग्रुप के प्रॉपर्टीज को देख के हम एलिमेंट की डिस्कवरी इजीली कर सकते थे। और जो थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है सामने, बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास को इन्होंने करेक्ट किया अपने पीरियोडिक टेबल के थ्रू। तो ये तीन बिगर अचीवमेंट है। इवन आप लिख सकते हो कि इन्होंने एम्प्टी स्पेस छोड़े थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए, इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट की प्रेडिक्शन पहले कर दी थी। तो ये सारी जो है खास बात है इनकी पीरियोडिक टेबल की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन 12 यहां बोला हुआ है कि आप पीरियोडिसिटी वर्ड से क्या समझते हो। व्हाट इज मेंट बाय पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विथ रेफरेंस टू पीरियोडिक टेबल। यानी कि आपके सामने होता है एक पीरियोडिक टेबल, ठीक है, और जब पीरियोडिक टेबल होता है तो आपको कई बार ये बोला जाता है कि भाई बताओ इस पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी क्या है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटेशन, कि ऐसी कौन सी खास बात है जो इस पीरियोडिक टेबल में रिपीट कर रही है, क्योंकि चीज़ें रिपीट करेगी तभी चीज़ें वापस ग्रुप में अलाइन होंगी और फिर उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर तरीके से मैच करेंगी। तो जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिसिटी की बात करते हैं तो यहां पे एटॉमिक नंबर आंसर है, यानी कि एटॉमिक नंबर ही वो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे सारे एलिमेंट अरेंज्ड हुए पड़े हैं और उसी बेसिस पे ये सब रिपीट भी करते हैं। आप सोच के देखो ना, यहां पे देखो, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खास बातें हैं, और खास बातों में जो पीरियोडिसिटी की बात की जाएगी तो एटॉमिक नंबर का जिक्र किया जाएगा। अगर मैं आपको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल समझाने की कोशिश करूं तो यहां पे पीरियोडिसिटी एटॉमिक मास है, ठीक है। तो ये पीरियोडिसिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अब आंसर डिस्कस करें जरा। द रिपीटेशन ऑफ सेम प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी का रिपीटेशन आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। समझ गए इस बात को कि भाई एक ही जैसी प्रॉपर्टी कुछ वक्त बाद वापस रिपीट करे तो उसे आप पीरियोडिसिटी कहते हो। सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है कि वाई डू ऑल एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। भाई एक ही ग्रुप में रहने वाले सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम क्यों होती है।
तो आंसर है इट इज़ बिकॉज दे हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भैया उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होते हैं ना। अगर आप यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखने की कोशिश करो तो आपको समझ आएगा कि अगर आप इसकी इनकी सभी की वैलेंसी निकालो तो आपको लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसके लास्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। तो अगर इन सभी के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इनका बिहेवियर जो है मोर और लेस एक जैसा ही हो जाता है, राइट। तो इसीलिए सारे एलिमेंट जो है वो एक साथ क्लासीफाई किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का। तो थर्ड पार्ट यहाँ पे बोला हुआ है कि जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो किस तरीके से चेंज होता है जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ एक पीरियड में मूव करते हो। तो आओ यहाँ पे समझे। देखो ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न, ठीक है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? जैसे आप सोडियम की बात कर लो, आप मैग्नीशियम की बात कर लो, आप एल्युमिनियम की बात कर लो, आप सिलिकॉन की, इस तरफ इनके साइजेस डिक्रीज करते हैं क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है। अब अगर साइज जिसका जितना छोटा होगा, आई अगेन रिपीट, साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन जो है उसमें जल्दी ऐड हो जाएंगे। भैया कैसे ऐड हो जाएंगे? साइज छोटा कैसे होगा ये बात मैं बार बार बता चुका हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड कैसे होंगे आज ये समझ लो। मान लो कि ये मेरे पास एक स्पीसीज है और ये दूसरा स्पीसीज है। देखो इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो न्यूक्लियस जो है ना इस वाले शेल के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगाएगा। अब न्यूक्लियस कैसा चार्ज लगाता है? पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से कैसा चार्ज अब सप्लाई होगा? पॉजिटिव। तो यार जो इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, लेट सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसमें और इसमें भी, तो बताओ किस केस में ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेंगे? इस वाले केस में, क्योंकि ये पॉजिटिव जल्दी खींचेगा इस शेल के अंदर, राइट। तो साइज छोटा होने से कैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का असर बढ़ा और फिर इलेक्ट्रॉन आने के चांसेस बढ़ गए, ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये आप आंसर में लिखोगे। क्या लिखोगे आंसर में? आंसर में आप लिखोगे कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बिकॉज एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। और एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अल्टीमेटली इंक्रीज कर जाएगा। तो ये था आज हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। जय हिंद।